हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने। और बैक्टीरिया कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। मींस हमने प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर में। ओके, इसके बाद हमने पढ़ी थी प्लांट और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर। ओके, तो जो मेन डिफरेंसेस है इनमें वो ये है कि यदि आपको बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनानी है तो उसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं करना है। मींस जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें जितना भी उसके पास जेनेटिक मटेरियल है इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। किसके चारों तरफ? जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ। ओके, जबकि यदि प्लांट और एनिमल सेल में आपको डिफरेंशिएट करना है तो मेन डिफरेंसेस क्या है कि प्लांट सेल में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स है, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट है, और एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स एब्सेंट होंगी या फिर साइज में क्या होंगी? छोटी होंगी। ओके, जो नेक्स्ट डिफरेंस था दोनों में ये था कि प्लांट सेल में सेल वॉल है जो उसे क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल क्या है? एब्सेंट। प्लांट सेल में क्या था? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन कलर को प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनल उनके पास था। ओके बच्चों, और यहाँ पे जो एनिमल सेल है उनमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। तो ये सारी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इसके साथ साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि हम एक टर्म यूज करते हैं ऑर्गेनल। ओके, और ऑर्गेनल्स का मतलब है द स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ द सेल विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर द सेल। ठीक है, मीन्स वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो सेल के लिए कोई काम करते हैं, एक पर्टिकुलर वर्क करते हैं, उसी हम बोलते हैं सेल और सेल ऑर्गेनल। ठीक है, अब हम सेल ऑर्गेनल को क्या करते हैं? कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ ऑर्गेनल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, और कुछ ऐसे भी है ऑर्गेनल जिनमें मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट। ठीक है, साथ साथ में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्रोटोप्लास्ट। ओके, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ओके बच्चों, तो क्या बताया था मैंने? प्रोटोप्लास्ट का मतलब है कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बनता है? प्रोटोप्लास्ट। और यदि आप प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दो तो जो भी स्ट्रक्चर बचेगी उसका नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। क्या डिस्कस करेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। तो किसी भी सेल की, ठीक है, किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है जो उसे सराउंड करती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ये प्लांट्स के लिए नहीं है, क्योंकि प्लांट्स में सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो बाउंड्री है उस सेल के चारों तरफ, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर की साइड में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, ये सेल वॉल है, और सेल वॉल की इनर साइड में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये तो बता दिया कि ये क्या है? बाउंड्री है। अब बाउंड्री क्या करती है? ये क्या करती है? वो सारे सब्सटेंस को चेक करती है जो सेल के अंदर एंटर करेंगे और जो सेल से बाहर मूव करते हैं। ठीक है, किसको करती है? गार्ड। उन सब्सटेंस को गार्ड करती है, उनकी चेकिंग करती है जो अंदर मूव करते हैं और बाहर मूव करते हैं। ठीक है, हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है? सेमी परमेबल। क्या है? सेमी परमेबल। ठीक है,
सेमी परमेबल होने का मतलब है ये कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती, ठीक है। मतलब कुछ सब्सटेंस का मूवमेंट कराएगी, कुछ को नहीं कराएगी। सिलेक्टिबल, इसके लिए कोई टर्म यूज कर सकते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। और सिलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब ये है कि सिलेक्टिव सब्सटेंस को क्या करती है, आउटसाइड और इनसाइड मूव कराती है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर वाली लेयर है, ठीक है। कैसी है, सेमी परमेबल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कुछ सोल्यूट को अंदर जाने देगी और कुछ को नहीं जाने देगी, ठीक है। तो जिनको कुछ को मूव करने देगी, कुछ को नहीं करने देगी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके बच्चों, अब यदि इस मेम्ब्रेन को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो ये कैसे दिखाई देगी आपको ये दिखाई देगी ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एनर्जी का सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से यदि हम इस वाली मेम्ब्रेन को देखें या इस वाली मेम्ब्रेन को हम विजुअलाइज करें तो हमें स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी, ऐसी। ओके, ये इसमें जो यहाँ पे मैचस्टिक की तरह की स्ट्रक्चर है, इन्हें बोलते हैं फोस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या है ये, फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। बाई मींस टू, दो लेयर है, एक ऊपर की साइड में नीचे की साइड में है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। इट मींस ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसे बनी है, इट इज मेड अप विद फोस्फोलिपिड बाइलेयर। फोस्फो मींस फोस्फेट, लिपिड मींस फैट, मींस फैट और फोस्फेट मिलके क्या बनाएंगे, फोस्फोलिपिड, ठीक है। तो ये किससे बनी होगी, दो लेयर्स की फॉर्म में है, फोस्फोलिपिड, फोस्फेट प्लस लिपिड, फोस्फेट प्लस लिपिड। और बीच बीच में क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर, प्रोटीन्स, ठीक है। जगह जगह पे क्या प्रेजेंट होगी, प्रोटीन्स। ओके बच्चों, तो ये तो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन करती है, ये तो बता दिए। सिलेक्टिवली परमेबल है, मींस कुछ सोल्यूट को मूव करने देती है और कुछ को नहीं करने देती, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं। अब इसके जो मेन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो देखिए क्या क्या है। तो इसके फंक्शन है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट। देखो मैंने क्या कहा कि ये क्या करती है, ये करती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ओके। अब यदि इस मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है, हाई से कहां मूव करे, लो कंसंट्रेशन की साइड में मूव करे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज द डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन कहां से होगा, जो ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर है इसके बीच में जो भी स्पेस है, यहां से क्या होगा, डिफ्यूजन, ठीक है। मींस जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल है, जैसे कोई गैस है, तो वो कहां से मूव करेगी, फोस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू मूव करेगी और कहां जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से लो की साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन मींस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके बच्चों, इसके बाद ट्रांसपोर्ट। यदि कोई लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है और उसको मूव करना है, अब वो यहाँ पे तो स्पेस कम है, यहाँ से तो जाएगा नहीं, कहाँ से जाएगा, प्रोटीन के थ्रू। मींस यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी सब्सटेंस प्रोटीन के थ्रू मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप का हो सकता है, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या फिर कैसा ट्रांसपोर्ट होगा बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब है यदि आपको ये ट्रांसपोर्ट एटीपी की हेल्प से कराना पड़े, एनर्जी की हेल्प से कराना पड़े, तो कैसा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव। और विदाउट एनर्जी कराना पड़े, ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो, बिना एनर्जी के, तो इसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके बाद है ऑस्मोसिस। यदि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस या वाटर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करता है, लो की साइड में मूव करता है, तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। जिस साइड में वाटर ज्यादा उस साइड से किस साइड में जाएगा जहां पे वाटर कम है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बेसिस पे हम सॉल्यूशन की को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी। एक बार फिर से समझ लो क्या बता रहे हैं। डिफ्यूजन का मतलब है कि गैसेस मूव करें अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की साइड में, तो वो क्या है, डिफ्यूजन। ठीक है, सॉलिड भी हो सकते हैं ये। इसके बाद ट्रांसपोर्ट का मतलब ये कि लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है, यहाँ से नहीं जा सकता, कहाँ से जाएगा, प्रोटीन के थ्रू, तो वो क्या है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप है। यदि अपनी लो कंसंट्रेशन से जाएगा हाई की साइड में तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और लिविंग की बॉडी में एनर्जी क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यदि एनर्जी का यूज करके ट्रांसपोर्ट होगा वो पैसिव है, और बिना एनर्जी के होगा तो कैसा है, सॉरी एनर्जी के थ्रू होगा तो कैसा है, एक्टिव है, और बिना एनर्जी के होगा तो क्या है, पैसिव। ओके बच्चों, ऑस्मोसिस का मतलब आपको ये बताया, यदि वाटर मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की साइड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस के बेस पे हम क्या करते हैं, लिक्विड को, जो सॉल्यूशन है, सेल की चारों तरफ जो सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और वो कौन कौन सी कैटेगरी है, देखो सॉल्यूशन की 3 टाइप्स हैं। थ्री टाइप्स है सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। मींस यदि किसी सेल की चारों तरफ के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की जैसी है बिल्कुल, ठीक है, मींस बाहर का एक सॉल्यूशन है जिसमें सेल को रखा है, और यहाँ पे क्या अंदर साइटोप्लाज्म, यदि इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, सेम है, तो ऐसे बाहर वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। ठीक है, जहां पे कंसंट्रेशन क्या है, सेम। अब किसी भी सेल को जब आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसका साइज क्या रहता है, सेम रहता है। मींस जितना वाटर बाहर जाएगा उतना ही अंदर आ जाएगा। ओके, तो आप इसको कैसे शो कर सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद जितने मॉलिक्यूल अंदर आएंगे उतने ही कहाँ चले जाएंगे, बाहर, तो सेल का साइज क्या रहेगा, सेम। ओके, अब यदि आप क्या करते हो कि किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, हाइपोटोनिक मींस जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, यहाँ पे सेम थी कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, लेस। ठीक है, लेस कंसंट्रेशन यदि है तो इस कंडीशन में यदि आप सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो वाटर क्या करेगा, अंदर ज्यादा मूव करेगा और बाहर क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, अंदर वाटर ज्यादा आ रहा है, बाहर कम जाएगा, तो सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन में सेल कैसे हो जाएंगी आपकी, स्वेल, फूल जाएगी सेल। ओके, फॉर एग्जांपल देखो रेजिन्स होते हैं, किशमिश आप पानी में रखते हो तो फूल जाती है, तो वो किसका एग्जांपल है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद जब वाटर सेल के अंदर मूव करता है इसे बोलते हैं एंडोस्मोसिस। क्या बोल सकते हैं इसको, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस। ओके बच्चों, अब यदि आप किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, हाइपरटोनिक क्या है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई, कंसंट्रेशन कैसी है, हाई, वो सेल जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब किसी भी सेल को यदि आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो यहाँ पे वाटर बाहर ज्यादा जाएगा, ठीक है, और अंदर आएगा कम, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक। सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ग्रेप्स को ना शुगर के सॉल्यूशन में रख दो। ओके, यदि आप ग्रेप्स को शुगर के सॉल्यूशन में रखोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है,
तो इस वाली कंडीशन में क्योंकि बाहर वाटर ज्यादा मूव कर रहा है, अंदर कम जा रहा है, तो इस वाली कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। तो फिर से बताते हैं आपको, क्या बताते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर वाली लेयर है, ठीक है। कैसी है नेचर में, सेलेक्टिवली परमेबल, मीन्स सभी सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं होने देगी अंदर बाहर, केवल कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस का क्या करती है, मूवमेंट होने देती है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की से इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो ये किससे बनी है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन से बनी हुई है। ओके बच्चों, फंक्शन क्या क्या बताया मैंने, फंक्शन बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, डिफ्यूजन में हेल्प करती है, मीन्स किसी भी गैस के, ठीक है, और किसी भी सॉलिड के, जब कोई भी सॉलिड या गैस अपनी हायर कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करें, लोअर की साइड में, तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, यदि किसी भी सब्सटेंस का साइज बड़ा है तो वो कहाँ से मूव करेगा, प्रोटीन के थ्रू मूव करेगा। ओके, प्रोटीन के थ्रू मूव जब वो करता है तो हम यहाँ पे भी दो टर्म यूज करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब है जहाँ पे आपको क्या लगानी पड़े, एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी लिविंग की बॉडी में क्या है, एटीपी। ओके, तो जहां पे आपको एटीपी खर्च करने पड़े ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, तो उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और विदाउट एनर्जी की वो ट्रांसपोर्ट तो उसे बोलते हैं पैसिव। ओके बच्चों, इसके बाद मैंने लास्ट बताया, लास्ट क्या है, ऑस्मोसिस, इंपॉर्टेंट भी है। ऑस्मोसिस का मीन्स क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। यदि वाटर क्या करता है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की साइड में मूव करता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस में मैंने बताया कि तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे, आइसोटोनिक, जब बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सेम है, ठीक है। उस वाली कंडीशन में ना तो सेल का साइज बढ़ेगा ना छोटा होगा, सेल का साइज क्या रहेगा, सेम, मीन्स जितना वाटर बाहर जाएगा उतना ही क्या आएगा, अंदर आएगा। ओके, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद सेल का साइज क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, लेकिन जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से क्या है, कम है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन में यदि आप सेल को रखोगे तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा इंक्रीज, क्योंकि वाटर अंदर ज्यादा आ रहा है और बाहर कम जा रहा है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में है, एक टर्म भी यूज करते हैं, एंडो ऑस्मोसिस, एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। अब यदि क्या करते हैं आप, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से हायर है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, सेल में से सारा वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए एक सेल का साइज क्या होगा, कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगी सेल, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ओके बच्चों, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, न्यूक्लियस को, ठीक है। किसको डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया इसको, रॉबर्ट ब्राउन, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस क्या है, इसको ब्रेन बोलते हैं, सेल का क्या है, ब्रेन, मीन्स ये सेल की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यदि हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन से क्या है, बाउंड। ओके बच्चों, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर की साइड में क्या है, इनर मेम्ब्रेन। जहां जहां पे आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर कोर। ओके, यहाँ पे थ्रेड की तरह की कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पे कुछ लिक्विड प्रेजेंट है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, क्या बताया न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, इसके अंदर वाली क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। ये क्या है,
न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। और जो भी लिक्विड हमें प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियस क्या करता है? सेल की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो क्रोमेटिन है, ओके बच्चों, ये जो क्रोमेटिन फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट है, ये पैक होने के बाद एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ओके, मीन्स यदि क्रोमेटिन फाइबर जो है सेल के अंदर, यदि ये क्या हो जाए? कंपैक्ट हो जाए, तो ये क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं उनको प्रोजेनी में, ऑफ स्प्रिंग में क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, मीन्स पेरेंटल कैरेक्टर को बेबी के अंदर ट्रांसमिट करने का काम किसका है? क्रोमोसोम्स का है। ठीक है, और किसी भी स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्या है क्रोमोसोम के नंबर? कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन बीइंग है उसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 46। ओके, तो क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि यदि क्रोमेटिन पैक हो जाए तो क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमोसोम क्या करते हैं? पेरेंट्स के कैरेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं बच्चों में। ओके, क्रोमेटिन के पैक होने के बाद बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के नंबर किसी भी स्पीसीज में क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ओके बच्चों, आगे जितने टॉपिक बचे हैं एक एक करके हम क्या करेंगे बच्चों? डिस्कस करेंगे। ओके।